अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक और पैरामीटर डिस्कस करेंगे डाई एड्जॉर्प्शन से मुतल्लिक, डैट इज़ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर। एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइस की ऑलरेडी जो अपलोडेड प्लेलिस्ट है, जिसमें इसके जो पिछले पार्ट्स आपने अगर देखे हों तो उसमें आपको ये मालूम हुआ होगा कि हमने डिफरेंट पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज़ करने हैं, जिसमें हमारे आलमोस्ट सारे हो गए हैं। जस्ट टेम्परेचर का पैरामीटर रह गया है और इसके अलावा रिएक्शन विद टैप वाटर है और रीजनरेशन स्टडी है, डिसऑर्प्शन स्टडी है। इसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट्स डाई डिग्रेडेशन पे भी काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो यूवी लाइट या गैमा लाइट जो वो यूज़ करें, या उनका इरेडिएशन टाइम, उनकी लाइट की डोज कितनी होनी चाहिए, कितने वोल्ट की लाइट होनी चाहिए, वो सारे के सारे पैरामीटर्स इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में जो हमारी रिमेनिंग है हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डैट इज़ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर। वीडियो के स्टार्ट में, इसी प्लेलिस्ट के स्टार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जिनको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और हर पैरामीटर को ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है क्योंकि इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट डाई एड्जॉर्प्शन पे जाता है। अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज डाई की एड्जॉर्प्शन हमारे पास आए, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जो मैक्सिमम रिज़ल्ट, मैक्सिमम आउटपुट जिन टेम्परेचर, जिन पीएच पे आ रही है, हम उन्हीं सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करें ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाई एड्जॉर्ब हो। तो अब ये पैरामीटर सॉल्यूशन टेम्परेचर की ऑप्टिमाइजेशन कैसे परफॉर्म की जाती है, इसके लिए रिएक्शन कैसे लगाया जाए और इसकी सारी पैरामीटर्स कौन से स्टडी किए जाते हैं, उनको हम देखने के लिए ये प्रोसीजर आपके सामने है। जैसे हर वीडियो में हम पहले यही बात करते हैं कि हमारे पास 1000 ppm का सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। वो जो हमने फर्स्ट टाइम में सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, स्टॉक सॉल्यूशन, उस स्टॉक सॉल्यूशन में हम उससे नेक्स्ट डिफरेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसके लिए 100 ml की मेजरिंग फ्लास्क आपको रिक्वायर्ड होगी। उसके अंदर आप 1 ml स्टॉक सॉल्यूशन से लेके ऐड करेंगे और टोटल वॉल्यूम उसका 100 ml तक कर देंगे ताकि उसके डाइल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। और कौन सी पीएच पे आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, कौन सी पीएच 12 होनी चाहिए, pH 2, pH 3, pH 4, वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑप्टिमम पीएच कितनी आई थी। हमने जो पैरामीटर स्टडी किया ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन पीएच का, उसमें आपके मैक्सिमम परसेंटेज रिमूवल जिस पीएच पे आई थी, आपने उस पीएच का सॉल्यूशन ही हर रिएक्शन में प्रिपेयर करना है। और जो आपकी ऑप्टिमम पीएच है, आपने उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया 100 ml तक, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड करनी है, जिसको AI कहा जाता है। इनिशियल एब्जॉर्बेंस आप सॉल्यूशन की निकालेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। और इसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है कि आपको लैम्डा मैक्स आपने एडजस्ट करनी होती है, और लैम्डा मैक्स एडजस्ट कैसे की थी उसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बियर्ट लैम्बर्ट लॉ वाली वीडियो में। आपने उसी लैम्डा मैक्स पे इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर करनी है। एब्जॉर्बेंस मेजर करने के बाद आप डिफरेंट बीकर्स लेंगे। उन बीकर्स में आपने ये जो 100 ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, आपने इस 100 ml के सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन लेने हैं और हर बीकर में ऐड कर देने हैं। टोटल आपके पास जो आपने पैरामीटर टेम्परेचर स्टडी करना है वो 0 to 50 डिग्री सेल्सियस तक है। मीन्स टू से आप एक रिएक्शन लगाओगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा रिएक्शन लगेगा 10 डिग्री सेल्सियस पे, तीसरा रिएक्शन होगा 20 डिग्री सेल्सियस, चौथा रिएक्शन होगा 30 डिग्री सेल्सियस, पाँचवें नंबर पे आपने 40 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन लगाना है, और छठे नंबर पे आपने 50 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन लगाना है। इस तरह आपके टोटल 6 एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। मीन्स टू से आपको टोटल 6 बीकर चाहिए होंगे, और हर बीकर में 10 ml आपने ये जो 100 ml में 1 ml ऐड करके सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, जिसकी आपने इनिशियल एब्जॉर्बेंस भी मेजर की है, आपने उस सॉल्यूशन का 10 ml
हर बीकर में ऐड कर देना है। ठीक है, उसको ऐड करने के बाद उसके टेम्परेचर को एडजस्ट करना है। टेम्परेचर एडजस्ट कैसे किया जाता है, उसमें एड्जॉर्बेंट ऐड करने से पहले टेम्परेचर उसका एडजस्ट करना है और एड्जॉर्बेंट ऐड करने के बाद भी उसका टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए। आपने हर बीकर को मार्क कर देना है 0, 10, 20, 30, 40, 50, जो कि रिप्रेजेंट करेगा उसके सॉल्यूशन के टेम्परेचर को। सॉल्यूशन के टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उनको एक वैल्यू पे सेट करने के लिए आपको पीएच मीटर थर्मामीटर चाहिए होंगे। ठीक है, ताकि आप हर सॉल्यूशन की 6 डिफरेंट थर्मामीटर लेने हैं, ताकि एक सॉल्यूशन का थर्मामीटर उसी के अंदर है। ये नहीं कि एक पे वही थर्मामीटर एक सॉल्यूशन में ऐड किया फिर दूसरे में फिर तीसरे में, ऐसा काम नहीं करना। और थर्मामीटर को यूज़ करने के लिए मेक श्योर कि आप थर्मामीटर को उसका जो बल्ब है ऊपर से वहाँ से पकड़े, थर्मामीटर की बॉडी से ना पकड़ें। अदरवाइज़ आपकी बॉडी, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी उस थर्मामीटर की रीडिंग में ऐड होके ज़्यादा टेम्परेचर शो करेगा। तो थर्मामीटर का जो ऊपर से छोटा सा पॉइंट होता है पकड़ने वाला, वहीं से पकड़े, थर्मामीटर के बल्ब या उसकी बॉडी से ना पकड़े। ठीक हो गया। आपने डिफरेंट थर्मामीटर्स आपको रिक्वायर्ड हैं टेम्परेचर नोट करने के लिए। इसके अलावा आप अगर तो आइस अवेलेबल है विंटर सीज़न में या समर सीज़न में, डिपेंडिंग अपॉन के टेम्परेचर कितना है। अगर नहीं भी अवेलेबल तो ठंडा पानी अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। आपने एक बाउल लेना है, और ठंडा पानी जो है वो सर्दियों में ज़्यादातर बेस्ट होता है, लेकिन गर्मियों में बर्फ़ से भी काम नहीं चलता। तो आपने क्या करना है, उसके लिए एक बाउल लेना है छोटा सा। उस बाउल के अंदर आपने स्मॉल आइस क्यूब ऐड कर देने हैं, और उन आइस क्यूब्स के दरमियान यानी कि मिड में आपने बीकर को रख देना है जिसके अंदर आपने 10 ml का सॉल्यूशन ऐड किया है। उस बीकर को रखने के बाद उसी बीकर के अंदर आपने थर्मामीटर भी रख देना है, ताकि जब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं होगा आपने तब तक उसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड नहीं करनी। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर बताया आपको कि आपने इनिशियल एब्जॉर्बेंस फाइंड करनी है, वो तब करनी है जब आप उसका टेम्परेचर एडजस्ट कर लो। एक बाउल लिया, उसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड कर देनी है। सॉल्यूशन के अंदर ऐड नहीं करनी आइस क्यूब्स, वरना वो पानी बन जाएगा और सॉल्यूशन और ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। बीकर के इर्द गिर्द उसकी सराउंडिंग्स में जो है आइस क्यूब्स रखनी है, या उसके बीकर के नीचे, ताकि वो बीकर जल्दी ठंडा हो के उसका टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, अब जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा, अब आपने उसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर करनी है। इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर करने के बाद आपने उसमें जो ऑप्टिमम डोज है आपके एब्जॉर्बेंट की, जितने ग्राम, फॉर एग्जांपल 0.4 ग्राम है, तो आप 0.4 ग्राम उसमें ऐड कर दें उसी बीकर के अंदर। ऐड करने के बाद आप उसको 5 मिनट के लिए शेक करें, वहीं पे रहे वो, यानी कि शेक कैसे करना है कि वो आइस क्यूब्स के साथ कांटेक्ट में ही रहे, यानी कि उन आइस क्यूब्स के ऊपर ही इसको मतलब शेक करते रहना है। ठीक है, शेकिंग के बाद 5 मिनट की शेकिंग के बाद जितना आपका ऑप्टिमम कांटेक्ट टाइम आया था, आपने उस कांटेक्ट टाइम पे उसको रख देना है। और फॉर एग्जांपल अगर आपके 30 मिनट्स कांटेक्ट टाइम था जहाँ पे आपकी मैक्सिमम रिमूवल आई थी, तो आपने सॉल्यूशन को 5 मिनट तो शेक किया, बाकी के 25 मिनट आपने सॉल्यूशन को एज इट इज़ रख देना है, और उतने टाइम ड्यूरेशन तक आपके सॉल्यूशन का टेम्परेचर 0 ही रहे। जब तक आपके 25 मिनट्स बाकी कंप्लीट नहीं होते, मेक श्योर कि आपकी टेम्परेचर 0 पे ही मेंटेन रहे, वो हाई या मज़ीद लो ना हो। ठीक है, अगर ज़्यादा हाई हो रहा है तो उसके अंदर आइस क्यूब्स और ऐड करें, अगर लो हो रहा है तो उसको थोड़ी देर आइस क्यूब से निकाल दें। ठीक हो गया। मीन्स टू से जितना आपका ऑप्टिमम कांटेक्ट टाइम है उतने टाइम तक आपने हर टेम्परेचर को मेंटेन करना है। यही केस आपने 0 डिग्री सेल्सियस के लिए किया, यही केस 10 डिग्री सेल्सियस के लिए करें। एक आइस क्यूब लें, उसको बीकर में ऐड कर दें, बाउल में ऐड करने के बाद उसके अंदर बीकर रखें, उसका टेम्परेचर सेट करें 10 डिग्री सेल्सियस तक। जब 10 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन का टेम्परेचर हो जाए, आपने उसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर करनी है,
इनिशियल एब्जॉर्बेंस मेजर करने के बाद आपने उसके अंदर ऑप्टिमम डोज एब्जॉर्बेंट की ऐड कर देनी है। 5 मिनट के लिए उसको शेक करना है और 25 मिनट फॉर एग्जांपल जितना आपका कॉन्टैक्ट टाइम है आपने उतने कॉन्टैक्ट टाइम के लिए उसको रख देना है और उतने कॉन्टैक्ट टाइम तक आपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर 10 पे स्टार्ट किया था तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन 10 ही रहे। जब जितना आपका कॉन्टैक्ट टाइम है उतना कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उसकी फाइनल उसको सेंट्रीफ्यूग करें। सेंट्रीफ्यूग करने के बाद आप उसकी फाइनल एब्जॉर्बेंस मेजर करें और उसके बाद परसेंटेज रिमूवल का फार्मूला लगा के उसकी परसेंटेज रिमूवल कैलकुलेट कर लें। ठीक हो गया। यही केस आप 30 डिग्री सेल्सियस के लिए करोगे, 20 के लिए भी, 40, 50, तो यही केस आपने अप्लाई करते जाना है। अगर आपका मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर 30 है तो उसके लिए तो आपको ना आइस की ज़रूरत है और ना ही हॉट प्लेट की। लेकिन हाई टेम्परेचर के लिए 40 डिग्री के लिए, 50 डिग्री के लिए आपको हॉट प्लेट रिक्वायर होगी। पहले जो आपने टेम्परेचर मेंटेन किया है आइस क्यूब की मदद से, अब आप क्या करोगे, बीकर को हॉट प्लेट के ऊपर रख दोगे। ठीक है, और वहीं पे उसको अंदर थर्मामीटर भी रख दो और जब तक उसका टेम्परेचर 40 नहीं होता आप उसको हीट अप करते रहो। जब उसका 40 मेंटेन हो जाए देन आप उसकी इनिशियल एब्जॉर्बेंस का मेजर करो। उसके बाद आप उसके अंदर ऑप्टिमम एब्जॉर्बेंट डोज ऐड करके उसको 5 मिनट की शेकिंग करनी है और ऑप्टिमम कॉन्टैक्ट टाइम के लिए रख देना है। ठीक हो गया। उसको रखने के बाद आपने जो है आपका जो डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आप फाइनल एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे एंड देन परसेंटेज रिमूवल का फार्मूला लगा के कैलकुलेशन कर लेंगे। यही केस आप 50 के केस में करोगे, 50 डिग्री सेल्सियस के केस में। और यहाँ तक आप डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट परसेंटेज रिमूवल के जो आपकी वैल्यूज़ आई थी उनको आप नोट डाउन करते जाओगे। यहाँ पे एक बात आपके साथ मैं शेयर करना भूल गई कि आपने ये जो सॉल्यूशन बनाना है ना, ये पहले हम 1 ml लेते रहे हैं 1000 ppm से और 100 ml में ऐड करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस केस में जो सॉल्यूशन बनाना है वो 1 ml 100 में नहीं ऐड करना, बल्कि जो आपकी ऑप्टिमम डाई कंसंट्रेशन थी आपने उस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है। अगर आपका जो डाई कंसंट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में आपकी जो ऑप्टिमम डाई कंसंट्रेशन है वो 20 ppm आई है तो आप 20 ppm का सॉल्यूशन बनाओगे 1000 ppm के स्टोक सॉल्यूशन से। और उसका जो डाइल्यूशन फार्मूला है वो हम डाई कंसंट्रेशन वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। C1V1 इज इक्वल टू C2V2। स्टोक आपके पास 1000 ppm का है और रिक्वायर्ड आपने जो आपका ऑप्टिमम कंसंट्रेशन आई है वो आपकी रिक्वायर्ड होगी। अगर 20 पे आपकी मैक्सिमम रिमूवल आई थी तो आप 20 ppm का सॉल्यूशन बनाओगे 1000 ppm सॉल्यूशन से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन टेम्परेचर में सारे पैरामीटर्स जो अभी तक आपने ऑप्टिमाइज़ किए हैं वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे आपने फॉलो करने हैं। जो pH आपकी ऑप्टिमम है उस pH का सॉल्यूशन बनाना है। जो एड्जॉर्बेंट डोज आपकी ऑप्टिमम हुई थी उसी एड्जॉर्बेंट डोज को ऐड करना है। जितने ऑप्टिमम टाइम के लिए थी उतने टाइम के लिए उस सॉल्यूशन को रखना है। जितनी ऑप्टिमम डाई कंसंट्रेशन आपकी आई थी उतनी डाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन आपने बना के और ये सॉल्यूशन के टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक हो गया। जब आप ये सारी ऑप्टिमाइज्ड कंडीशंस लगा दो उसके बाद आप क्या करो, उनकी वही चीज़ कि आप उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद ये फार्मूले से आप उसकी परसेंटेज रिमूवल कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद आपके पास रीडिंग्स आ गई, हर टेम्परेचर पे डिफरेंट परसेंटेज रिमूवल आ गई आपके पास। अब आपने ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें एक्स एक्सिस पे आपका सॉल्यूशन टेम्परेचर आएगा, डिग्री सेल्सियस में होगा, केल्विन या फ़ारेनहाइट में नहीं है। वाई एक्सिस पे आपके पास परसेंटेज रिमूवल आ जाती है जो कि आपने उसका परसेंटेज रिमूवल डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट आई होगी, आपने उसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब वो ग्राफ कैसे आए हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, उनकी रीज़न्स क्या एक्सप्लेन करने की होंगी, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये वाली फ्लो शीट डायग्राम बता दूं कि आप 0 डिग्री पे आपने टेम्परेचर पे अब प्रॉपर सिनेरियो आपके सामने रखा है कि आपने बनाना वॉल्यूम आपका जो सॉल्यूशन बनाने का है वो 10 ml ही होना चाहिए। लेकिन कितनी ppm का बनाना है, कितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सी डाई कंसंट्रेशन सिलेक्ट हुई थी।
उसके बाद जो ऑप्टिमम पीएच है उस पर आप सॉल्यूशन बनाओगे, ऑप्टिमम डोज ही ऐड करोगे ऑप्टिमम टाइम के लिए, और यही सारा केस आपने सारे टेम्परेचर्स के लिए करना है। लेकिन जब तक आपका कॉन्टैक्ट टाइम कंप्लीट नहीं होता, मेक श्योर आपके सॉल्यूशन टेम्परेचर की जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। अगर उसमें ज़रा सी भी चेंज आ गई, या आपने शुरू में तो टेम्परेचर 10 रखा था लेकिन जब आप रीडिंग लेने लगे तो वो 20-30 तक पहुंच गया, तो आपकी सारी रीडिंग अफेक्ट हो जाएगी और आपके रिज़ल्ट ख़राब ही आएंगे। तो ये जो टेम्परेचर का पैरामीटर आपने जब स्टडी करना है तो मेक श्योर कि आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेक करते रहें कि वो इतना मेंटेन है या नहीं है। तो आपको इसमें रिएक्शन लगा के बाहर घूमने नहीं चले जाना, ठीक है। आपने जस्ट इसके रिएक्शन के जब लगाना है तो इसके रिएक्शन के पास रहना है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ठीक हो गया। और ये चीज़ें इस तरह की पॉइंट्स मैं हर वीडियो में आपको साथ शेयर करती हूँ ताकि आपकी जो इस तरह की माइनर मिस्टेक्स हैं वो आपसे ना हो। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि आपका जो भी आपका अपरेटस है, ठीक है, आपने उसको अच्छे से वॉश करना है विद द हेल्प ऑफ क्लीनिंग सॉल्यूशन, जिसको हम क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन भी कहते हैं। उसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है कि क्रोमिक एसिड का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है और उसको यूज़ क्यों करना चाहिए। तो अगर आप रीडिंग लेने में कहीं गलती ले कर रहे हैं, या आपके जो अपरेटस है वो अच्छे से वॉश नहीं है, या आप जो टाइम है कॉन्टैक्ट टाइम जितना देना था वो कंप्लीट नहीं दे रहे, पीएच आपकी एग्जैक्ट नहीं आ रही, आपने जो एड्जॉर्बेंट डोज वे की है वो आपका जो वेइंग बैलेंस है वो रीडिंग सही नहीं दे रहा, तो इससे आपके सारे के सारे जो रिज़ल्ट हैं वो अफेक्ट होंगे और एज अ रिज़ल्ट आपका जो ग्राफ है वो सही नहीं आएगा और आपको एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि जब आप एक्सपेरिमेंट करें इन तमाम गलतियों से दूर रहें। होप सो कि यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की समझ आ गई होगी कि पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे लगाना है। अब इसके रिजल्ट्स और डिस्कशन पार्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पूरा इस पैरामीटर का ग्राफ किस टाइप का आएगा, हमें उस ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या चीज़ें हैं जो उस ग्राफ में हमें एक्सप्लेन करते टाइम माइंड में रखनी है। तो आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्राफ की, वो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास जो टेम्परेचर आपने एक्स एक्सिस पे लिया है, परसेंटेज रिमूवल वाई एक्सिस पे ली है, और आपके पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए, दैट इज़ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर परसेंटेज रिमूवल कंटिन्यूस इंक्रीज। ये एक पॉसिबिलिटी है। अब इसकी रीज़न क्या है, ये ऐसा क्यों है और ये ग्राफ क्या बता रहा है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम दूसरी पॉसिबिलिटी देख लें कि वो क्या है। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके सामने है जिसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एक्स एक्सिस पे है, परसेंटेज रिमूवल वाई एक्सिस पे ही है, लेकिन ग्राफ क्या है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ग्राफ जो है उसमें परसेंटेज रिमूवल कम होती जा रही है, यानी कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न आ रहा है। अब ये क्या शो कर रहा है और इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी नंबर 1 को देखते हैं। आपको इन ग्राफ्स की रीज़न समझने से पहले आपको एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि आपको ग्राफ को समझने में आसानी हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपके ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है, दैट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिनमें हीट इवॉल्व होती है, रिलीज़ होती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उस रिएक्शन को करवाने में उसको हीट देते जाएंगे तो वो रिएक्शन डिक्रीज़ होता जाएगा। रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ क्यों होता जाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही हीट रिमूव कर रहा है अपने अंदर से और हम उसको एक्स्ट्रा हीट देते जा रहे हैं, तो उस रिएक्शन का जो स्पीड है या उसका जो रेट है वो कम ही होगा क्योंकि उसको हीट चाहिए ही नहीं, लेकिन हम उसको हीट देते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरे केस में जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट करने में या जिनको रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जो ठीक है, जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं दैट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और अगर हम ऐसे रिएक्शंस को हीट देंगे
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनका हीट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हीट किसके साथ रिलेट करती है? टेम्परेचर के साथ। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा हीट ज़्यादा होती जाएगी। ठीक हो गया। तो जब हीट ज़्यादा होगी और इसका मतलब ये टेम्परेचर ज़्यादा था, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल हैं। क्यों? क्योंकि दे आर एब्जॉर्बिंग हीट। ठीक है, जितनी ज़्यादा उनको हीट मिलेगी उतनी वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक तो आपको ये शो हो रहा होगा कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर परसेंटेज रिमूवल ऑफ डाई इंक्रीज बिकॉज देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड परसेंटेज रिमूवल ऑफ डाई बिकॉज करंट प्रोसेस ऑफ डाई रिमूवल इज़ एंडोथर्मिक इन नेचर। अब एंडोथर्मिक क्यों है ये मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ। एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस, ऐसे प्रोसेस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इनमें हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से रिएक्शन रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी रीज़न ये होगी कि जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक इन नेचर है, जिसकी वजह से रिएक्शन का जो हमारे पास प्लॉट आया है वो स्ट्रेट लाइन आया है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, उसको देखने से पहले हम दूसरी पॉसिबिलिटी को देखते हैं। इसकी रीज़न पहली पॉसिबिलिटी के बिल्कुल इन्वर्स होगी। इसमें क्या है? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर परसेंटेज रिमूवल कंटिन्यूस डिक्रीज बिकॉज रिएक्शन इज ऑफ एक्सोथर्मिक काइंड या एक्सोथर्मिक टाइप। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा करते जाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसकी जो प्रोडक्ट है वो कम से कम आती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर ये हो गया कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगे उनका ग्राफ इस तरह का आएगा, जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होंगे उनका ग्राफ इस तरह का आएगा। ठीक हो गया। दूसरा इसमें मैंने पॉइंट डिस्कस किया था स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, दे टेक प्लेस ऑन देयर ओन। ठीक है, अब जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होना, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हीट हमेशा इवॉल्व होती है। जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि स्पॉन्टेनियस में क्या है, हीट हमेशा इवॉल्व होती है, रिलीज़ होती है। तो रिलीज़ होने का मतलब ये हुआ कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होंगे क्योंकि उनमें हीट रिलीज़ हो रही है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो हुए जिनमें हीट रिलीज़ हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए टेम्परेचर जब ज़्यादा करेंगे तो उनका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का आएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा किया। ठीक है, उनकी हीट तो इवॉल्व होनी थी, हमने उनको और हीट ऐड कर दी तो जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट कम आई। इसका मतलब ये हुआ, एक तो इससे ये क्लैरिफिकेशन हो गई कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और दूसरा ये कि वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक हो गया। इससे हमें ये पता चला नॉन स्पॉन्टेनियस वो होता है जो खुद ब खुद नहीं होता, उसको स्टार्ट करने के लिए या उसके रिएक्शन के दौरान हमें उसको हीट देनी पड़ती है। जब हीट देंगे इट मीन्स इट इज़ ऑफ एंडोथर्मिक नेचर। ठीक है, यानी कि वो एंडोथर्मिक हुआ तो उसका ग्राफ इस तरह का होगा। अगर आपके जो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, डाई एड्जॉर्प्शन का, वो एंडोथर्मिक है तो उसके में आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी जो ये शो करेगी कि आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक है और नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक पॉइंट सारे क्लियर हो गए हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ की रीजंस भी समझ आ गई हैं। इसको फर्दर स्टडी करने के लिए मैं आपके सामने एक आर्टिकल रखती हूँ। ये आर्टिकल में इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी किया गया है और उसमें भी उनके पास जो ग्राफ आया है वो ये हमारे पास ग्राफ देखते हैं पहले कि इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या ये देखें, ये इनका ग्राफ है जी। ये कंटिन्यूस डिक्रीज़ हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और उसकी रीज़न क्या है वो हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। वो कहता है कि हाई टेम्परेचर पे, अब ये देखें मैंने आपको क्या कहा कि ये कंटिन्यूस डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
एक्सोथर्मिक का मतलब है वो टेम्परेचर हम उसको दे रहे हैं लेकिन वो टेम्परेचर लेता नहीं है बल्कि रिलीज़ करता है, ऐसा प्रोसेस। ठीक है, तो वो जब हम उसको टेम्परेचर और देते जाएंगे, हाई टेम्परेचर हीट देते जाएंगे, तो वो तो प्रोडक्ट तो उसकी कम होगी। तो इस वजह से हमें ये शो हो गया कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोसेस है, इट इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर। इन्होंने भी यही रीज़न दी है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि वो डिक्रीज़ हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब दूसरी जो इन्होंने रीज़न दी है वो ये दी है कि हाई टेम्परेचर पे इनकी रिमूवल कम आई। इनकी रिमूवल कम क्यों आई? देखें, कोई भी हम चीज़ सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि जब हम कोई भी सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर और वो सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन होती है। एक होती है सोल्यूट सोल्यूट मॉलिक्यूल, सोल्यूट के मॉलिक्यूल की आपस में इंट्रैक्शन होती है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, वाटर हो या कोई और, उनकी आपस में इंट्रैक्शन होती है, जिसको इंट्रा मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। अब जब सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। कब? जब सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन वीक हो जाएं और सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए, यानी कि जिस चीज़ ने हल करना है और जिस चीज़ ने हल होना है, सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन जब आपस में ज़्यादा होंगी तो वो चीज़ हल होगी। ठीक है, इसी तरह एड्जॉर्प्शन में भी यही केस है। एक होता है एड्जॉर्बेंट, एक होता है एड्जॉर्बेट। जिसने एड्जॉर्ब होना है डेट इज़ एड्जॉर्बेट, जिस चीज़ के ऊपर एड्जॉर्प्शन होनी है डेट इज़ एड्जॉर्बेंट। अब एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल की आपस में भी इंटरेक्शन है। ठीक है, एड्जॉर्बेट जो डाई हो सकती है या कोई मेटल आयन हो सकती है, उनके आपस में भी इंटरेक्शन है, इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन कब होगी? जब एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्बेंट या एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेट इंटरेक्शन। ठीक है, यही रीज़न इन्होंने दी है। वो कहता है कि एलिवेटेड टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे डाई टेंड्स टू बी सोलुबल इन सॉल्वेंट। परसेंटेज इनकी कम क्यों आ रही है? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग हाई टेम्परेचर पे इनका जो डाई है वो सॉल्वेंट में रहना पसंद करेगा एज कंपेयर टू एड्जॉर्ब ऑन एड्जॉर्बेंट सरफेस। यानी कि जब वो एड्जॉर्ब ही नहीं होगा एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर, सॉल्वेंट के अंदर ही रहेगा, तो परसेंटेज कम ही आएगी, क्योंकि एड्जॉर्प्शन हुई नहीं, वो तो रहा ही सॉल्यूशन के अंदर ही है, उसने तो एड्जॉर्प्शन शो ही नहीं की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एड्जॉर्बेट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, यानी कि जो एड्जॉर्बेट यानी कि जो डाई और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट इंट्रैक्शन, जिसकी वजह से परसेंटेज कम आई है और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक हो गया। मैं रिपीट कर देती हूँ इसी बात को कि आपके पास अगर परसेंटेज कम आ रही है तो इसका मतलब है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसकी जो रीज़न हो सकती है वो ये है कि जो डाई मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट के अंदर ही रहना पसंद करेंगे, एड्जॉर्प्शन शो करना पसंद नहीं करेंगे हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर पे परसेंटेज कम आएगी। जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी जो हमारे पास थी जिसमें ये स्ट्रेट लाइन आई है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल या डाई मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होना पसंद करेंगे हाई टेम्परेचर पे और ना के सॉल्यूशन में रहना। ठीक हो गया। होप सो कि आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को कैसे परफॉर्म करना है, क्या उनकी पॉसिबिलिटीज़ आनी चाहिए ग्राफ की, और उनकी रीजंस भी समझ आ गई हैं। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में, इन दोनों में से आपके पास जो भी ग्राफ आ जाता है तो वो करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। अगर इनके अलावा कोई जिग जैग मैनर में फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज वाला केस आ जाता है तो वो ज़्यादा इतना प्रेफरेबल नहीं होता। इट्स मीन कि आपके जो प्रोसीजर है उसमें कहीं मिस्टेक है, आपको इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर। स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारी छोटी सी काविश अच्छी लगी है, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कुछ स्टूडेंट्स
तक ये इन्फॉर्मेशन ताकि महदूद ना रहे, बल्कि तमाम स्टूडेंट जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं उन तक ये सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अल्लाह हाफिज़।